आज हम क्लास मैट्रिक के फिजिक्स का पहला चैप्टर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण जिस वस्तु के सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं, जैसे आईना, चम्मच। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर जिस दर्पण का परावर्तक सतह यानी जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है यदि समतल हो तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अब हम समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को देखेंगे। नंबर 1, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। लेकिन समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक या आभासी होता है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसलिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा बराबर बनेगा, काल्पनिक या आभासी बनेगा, वह सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा बनेगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम अपने घर में एक आईना लेंगे। आईना में देखेंगे कि आईना में हमारा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है। आईना में हमारा चेहरा दिखाई देगा, हम जितना हमारा बड़ा चेहरा रहेगा उतना ही बड़ा दिखाई देगा और जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वह दर्पण के पीछे की ओर दिखाई देगा और दर्पण के पीछे की ओर बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेकिन जो उसके समतल दर्पण में जो पार्श्व प्रतिबिंब होता है यानी जो बगल वाला प्रतिबिंब होता है वह उल्टा बनता है। जैसे कि अगर समतल दर्पण में एक समतल दर्पण हो गया, अगर हम इसमें R इस तरह लिख रहे हैं तो उस समतल दर्पण में R ठीक इसका पार्श्व उल्टा इस तरह दिखाई देगा। चौथा पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु को दर्पण से जितना आगे रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। जैसे कि एक समतल दर्पण हम ले लेते हैं यहाँ पर, अगर हम किसी वस्तु को यहाँ से इतना दूर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। अगला पॉइंट, समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। पॉइंट नंबर 6, किसी भी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है तो उसे दर्पण अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए उसे 3 फीट का दर्पण लेना होगा। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, यहाँ पर घंटा होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब उसके ओर 2x यानी डबल चाल से दौड़ते हुए आएगा। अब हम समतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। समतल दर्पण का उपयोग आईना में किया जाता है, बहुरूपदर्शी में किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। ये पेरिस्कोप का प्रयोग किस में किया जाता है? पनडुब्बी में। पेरिस्कोप यंत्र का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों में किया जाता है ताकि हम समुद्र के सतह पर चल रही जहाज़ों का या कोई भी चीज़ों का सही से उसका प्रतिबिंब देख सकें।
पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हम कोई खोखला गोला ले रहे हैं, इस खोखले गोले को हम दो भागों में यहाँ से कट कर दे रहे हैं। अगर इसे हम बाहर की तरफ कलई कर दे रहे हैं तो इसके अंदर का जो परावर्तक सतह हो रहा है वह बीच में धंसा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। अगर इसको हम अंदर की तरफ कलई कर दे रहे हैं तो इसका बाहरी जो परावर्तक सतह है बीच में उभरा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण है वह दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि इसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ हो किनारे की अपेक्षा तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अगर किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये इसके बीचों बीच जो हुआ वो सेंटर हो गया। ये दर्पण के परावर्तक सतह के जो ये बीच का जो भाग होता है, ये बीच का जो पॉइंट होता है इसे ध्रुव कहा जाता है और ये केंद्र और ध्रुव के बीच फोकस स्थित होता है। यह अवतल दर्पण हो गया क्योंकि इसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ है। यह उत्तल दर्पण होगा क्योंकि इसका परावर्तक सतह बीच में उभरा हुआ है। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, द पोल ऑफ मिरर, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कि यह एक अवतल दर्पण हो गया क्योंकि इसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ है और इस परावर्तक सतह के जो ये बीच का जो बिंदु है, ये जो बीच के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी पी कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, यानी पी फॉर पोल। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। जैसे कि यह हो गया गोलीय दर्पण, पूरा इसको अगर गोल करेंगे तो इस तरह गोलीय दर्पण हो गया और इसके जो बीच का ये भाग होता है इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, इसे सी से सूचित किया जाता है। मुख्य या प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। ये दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया और दर्पण और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा
यहाँ से यहाँ तक की, उससे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। फोकस, गोलीय दर्पण में मुख्यतः मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे ये एक अवतल दर्पण हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र, फोकस। अब ये दर्पण से टकराने वाले आपतित किरण, ये आपतित किरण जब दर्पण से टकराने के बाद जब यह फोकस पर जिस बिंदु पर मिलेगी, यानी फोकस पर जब ये जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अगर हम यहाँ पर उत्तल दर्पण ले रहे हैं, ये P हुआ, यह F हुआ, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम दर्पण का फोकस कहेंगे। फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। जैसे यह दर्पण हो गया, यह इसका ध्रुव, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाएगा। यह वक्रता केंद्र, यह फोकस बिंदु और P और F के बीच की दूरी को, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है, यानी जो R होगा वह F के दोगुना के बराबर होगा। यदि किसी गोलीय दर्पण में यानी अगर फोकस 16 cm होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी दोगुनी 32 cm हो जाएगा। जबकि अगर वक्रता त्रिज्या 32 cm है तो उसकी फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगा, 16 cm हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। इससे रिलेटिव हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 9 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताएं। तो फोकस दूरी कितना दिया है, 9 cm दिया है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर बताना है। तो जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी के डबल होता है, यानी 18 cm हो जाएगा। R बराबर 2F, यह इसका फॉर्मूला है। सोलह cm फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताएं। तो फोकस दूरी 16 cm दिया है तो इसकी वक्रता त्रिज्या डबल हो जाएगा 32 cm। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 27 cm है तो इसकी फोकस दूरी बताएं। तो वक्रता त्रिज्या अगर 27 cm है तो फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा, 27 का आधा 4 है 13.5। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 cm है तो फोकस दूरी बताएं। यहाँ गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 cm दिया है तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, यानी 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 cm हो जाएगा। अब हम अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहा जाता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। यह एक अवतल दर्पण हो गया।
इसके बाहर की ओर इधर कलई किया गया है। इसका जो ये परावर्तक सतह यानी जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है यह बीच में किनारे के अपेक्षा धंसा हुआ है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अगर यह किनारे के अपेक्षा बीच में उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक तभी बनेगा जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, वरना हर स्थिति में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है, और इसमें उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि हम अभी बता चुके हैं कि सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, यानी प्रतिबिंब जब काल्पनिक हो तभी वह सीधा होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वह हमेशा वह क्या होगा, उल्टा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है तथा उसका आकार वस्तु से बहुत छोटा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच इस वस्तु को रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह केंद्र और फोकस के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यह इसके आपतित किरण हो गया। यहाँ से आपतित किरण टकराने के बाद फोकस होकर गुजर रही है। जब यह वक्रता केंद्र से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, तो इसके प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। यह दर्पण के आगे है, तो जब दर्पण के आगे है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हम बताएं कि हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगी। जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर होता है। जब उसे वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और बराबर बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा, और दर्पण के आगे बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा तथा आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, अवतल दर्पण में वस्तु काल्पनिक तभी बन सकता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। जब इस वस्तु को दर्पण और ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तभी उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वरना अगर दर्पण और ध्रुव के जगह पर बीच में नहीं रखा जाए वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यानी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तभी हो सकता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और दर्पण के पीछे होता है। इसको हम ट्रिक से समझेंगे, इसे हॉट ट्रिक का नाम दिया गया है।
ये जितना भी ऊपर ये ये 6 वस्तु रखा गया है, एक अनंत पर रखा गया है, एक अनंत और केंद्र के बीच, एक अनंत और फोकस के बीच, एक अनंत और फोकस के एक अनंत पर रखा गया है, एक अनंत और केंद्र के बीच, एक वक्रता केंद्र पर, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच, और नीचे जो भी हो प्रतिबिंब इसका बन रहा है। एक फोकस पर, फिर फोकस और केंद्र के बीच, केंद्र पर, केंद्र और अनंत के बीच, अनंत पर, और एक दर्पण के पीछे। जब यहाँ वस्तु को नंबर 1 पर यहाँ पर अनंत पर रखा जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और जैसे जैसे इस वस्तु को इधर की तरफ बढ़ा जाएगा प्रतिबिंब इसका इधर की तरफ बढ़ते हुए चला जाएगा, यानी अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और ये दर्पण के आगे है तो कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, और दर्पण से ये 2 प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा। दूसरे नंबर पर वस्तु को अगर केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए वस्तु को 4 नंबर पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। अगर उसको फोकस पर रखा जाए वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, लेकिन अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, आभास से सीधा और बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति काल्पनिक तभी होगा जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, अन्य स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल समतल दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब हम यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग देख लेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, गाड़ी की हेडलाइट और सर्चलाइट। यानी इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अवतल दर्पण जो काम करेगा वो टॉर्च की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह पर फोकस करता है, और जो गाड़ी के आगे जो हेडलाइट और सर्चलाइट होता है वो भी प्रकाश को सीधा फोकस करता है, यानी टॉर्च की तरह। सौर पैनल, सौर कुकर, सौर सेल ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी टॉर्च की तरह एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो ये भी अवतल दर्पण में इसका उपयोग किया जाएगा। अवतल दर्पण में सौर पैनल, सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। डॉक्टर क्या करता है कि जीभ, कान को देखने में जो टॉर्च जो यूज करता है उसमें भी क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। यानी अवतल दर्पण टॉर्च की तरह काम करेगा, वह एक जगह प्रकाश को फोकस करेगा। और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण, क्योंकि अभिसारी का मतलब ही होता है प्रकाश को एक जगह फोकस करना। हजामती के द्वारा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपतित किरण है वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर मिलती है। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो वो आंसर हो जाएगा समतल में काल्पनिक और बराबर बनता है। किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है वह आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, अवतल में काल्पनिक बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, समतल में काल्पनिक बनेगा
लेकिन बराबर बनेगा। अब हम अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है और सड़कों के जो लैंप लगा रहता है यानी स्ट्रीट लाइट, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का इसको ट्रिक से याद करेंगे, या लालटेन की तरह काम करेगा, यानी प्रकाश को फैलाने की काम करता है। इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानेंगे कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में होता क्या है कि आगे जो जब वस्तु रहेगा तो उसकी प्रतिबिंब छोटा, जब वस्तु दर्पण के आगे रहेगा, उत्तल दर्पण ये हो गया, अगर वस्तु दर्पण के आगे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब छोटा, अगर वह पीछे रहेगा तो इसके प्रतिबिंब बड़ा, और हम इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब पीछे तक के व्यक्ति को भी हम आसानी से देख सकते हैं, इसकी दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु वह आगे रहेगा उसका बड़ा और पीछे वाला का छोटा, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा हो जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि इसकी दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और इसमें नज़दीक की जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब, नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है। आवर्धन हमें यह बताता है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अगर वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो उसका आवर्धन क्या होगा कि वह एक से बड़ा हो जाएगा। अगर उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है तो उसका आवर्धन एक से छोटा होगा। अगर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं तो उसका आवर्धन एक होगा, यानी समतल दर्पण का आवर्धन एक होगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से छोटा होगा। और बात किया जाए अवतल दर्पण का आवर्धन तो वह एक से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा, बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से कम होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। इसकी चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रखा जाता है, इसलिए जो वस्तु होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, वह निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। जबकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक बनता है और वास्तविक दोनों बनता है। अगर वह काल्पनिक बनेगा तो उसका धनात्मक होगा और वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, इसलिए धनात्मक होगा।
अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह दर्पण के आगे होता है, इसलिए ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है, इसलिए यह धनात्मक है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र को अगर प्रूफ चाहिए इसका, तो इसको हम प्रूफ करके नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे। इसके लिए कमेंट में करके बताइए। बस आज के लिए इतना ही।